नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत के ज्योग्राफी के इस अगले अध्याय में, जहां भारत की जलवायु की बात करने वाले हैं। जलवायु से ही निर्धारित होता है किसी भी देश की आर्थिक स्थिति, क्योंकि वहां जलवायु के आधार पर मौजूद होने वाले कृषि उत्पाद और समस्याओं का हमें पता चलता है। भारत की अगर हम बात करें तो जैसा हमने पिछली वीडियोज में बताया था, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और उत्तरी गोलार्ध के अतिरिक्त पूर्वी देशांतर की तरफ भारत की स्थिति है। इन इलाकों की अगर हम बात करें, क्योंकि ज्यादातर स्थल मंडल मैंने कहा था उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है भारत, क्योंकि भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेश कहा जाता है। उष्ण कहने का मतलब ये होता है जो भी देश या जो भी क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित है, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ इक्वेटर से, वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ही कहलाते हैं। कटिबंध नहीं कहेंगे, उष्ण तो कहलाते हैं। अब चूंकि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ध्यान से देखिएगा, और जब बीचों बीच से गुजरती है तो इतना क्षेत्र भारत का प्योर उष्ण आ गया। गर्मी लेकिन कर्क रेखा के ऊपर भी भारत में है, इन 8 राज्यों के ऊपर भी गर्मी पड़ती है। उसकी मेन वजह हिमालय है, क्योंकि हिमालय ऊपर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक देता है, जिस वजह से हमारे उत्तराखंड और हरियाणा तक के क्षेत्र में गर्मी का प्रकोप बना रहता है। भारत का तकरीबन 70% से ज्यादा क्षेत्रफल इस गर्मी का ही क्षेत्र है। अगर हम बात करें भारत को मानसूनी प्रदेश कहलाने की क्या जरूरत है, देखिए एक क्षेत्र में अगर 70% से ज्यादा क्षेत्र किसी भी जलवायु से प्रभावित है तो वो क्षेत्र कहलाता है। हालांकि ये एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ 70% का आंकड़ा, मगर क्योंकि भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं, इस वजह से भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेश है। चर्चा करेंगे मानसून के ऊपर। मानसून के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने पिछले वीडियोस में बात करी थी कि 21 मार्च के बाद सूरज की किरण भूमध्य रेखा से उत्तरी अक्षांश की ओर बढ़ती है, यानी कर्क रेखा की तरफ। अब आपको पता है कर्क रेखा भारत के बीचों बीच है, भूमध्य रेखा, यानी जब 21 मार्च को सूरज की सीधे किरण, देखिए सूरज की सीधे किरण जहां भी पड़ेगी वहां का समुद्र गर्म होगा, क्योंकि भारत समुद्र से ही घिरा है। दक्षिण की तरफ आप देखेंगे तो इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में है प्योर हिंद महासागर। हमने आपको एक केतली का उदाहरण भी दिया था। अगर हम केतली में पानी गर्म करते हैं तो पानी उबलता है, और उबलने के बाद क्या होता है, वो बूंदे, वो वेपर बनता है, भाप। अगर हम उसके ऊपर प्लेट लगा देंगे तो वो बूंदे बन जाता है। अगले वीडियो में हम चर्चा जरूर करेंगे संवहनीय वर्षा की, चक्रवातीय वर्षा की, पर्वतीय वर्षा की। निश्चित तौर पर हम सारे टॉपिक ज्योग्राफी के कवर कर लेंगे। आप वीडियो को जरूर पूरा देखा करें, आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा, क्योंकि हम कोई किताबी ज्ञान रटा नहीं रहे, आपको हम समझा रहे हैं। और समझने के लिए पेशेंस चाहिए, नॉलेज चाहिए, दिमाग खुला रहना चाहिए। वन लाइनर नहीं है ये, आपने एक लाइन में लिखा आंसर हो गया। लेकिन बहुत सारे वन लाइनर्स का ये ठिकाना है जहां से जनरेट होते हैं, आप अटक नहीं सकते, भटक नहीं सकते। 21 मार्च के बाद सूरज की किरण ऊपर पड़ी, केतली का पानी गर्म होता है तो वो बर्फ भी बनता है। ऐसे ही समुद्रों पर सीधे सूरज की किरण पड़ेगी तो गर्म होगा। 21 जून को जब किरण कर्क रेखा पर आती है, उससे पूर्व में 1 जून के आसपास ये भारत के दक्षिणी सिरे पर आ जाती है, क्योंकि भूमध्य रेखा भारत के अंतिम छोर से 876 किलोमीटर दक्षिण में ही तो है, जो हमारा इंदिरा पॉइंट है वहां से। अब क्योंकि 21 मार्च से सूरज की किरणें ऊपर आना शुरू हुई थी, पूरे समुद्री रास्ते से समुद्र खोला, वेपर बना, दिशा दक्षिण पश्चिम है। आप बताइए मुझे, भारत के सबसे दक्षिण में और पश्चिम में कौन सा राज्य है? केरला। तो 1 जून को सबसे पहले भाप कहां जनरेट होगी? केरल में। इसलिए कहा जाता है कि भारत में सबसे पहले मानसून 1 जून को आता है। कहां आता है? केरल में। हमने लिखा, यह भी लिखा है कि 85% वर्षा भारत में इसी मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की कितनी वैल्यूज है भारत में, तभी तो मानसूनी प्रदेश कहलाया। 85% अप्रोक्सीमेट बरसात इसी से होती है, 15% अन्य फैक्टर से होती है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये देखिएगा, भारत के भौगोलिक स्वरूप को देखिए, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, 2 रीजन। मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम। ये मानसून 1 जून को आएगा, इस तरह से यहां से जाएगा, इसकी दिशा ये रहेगी, आपको मानचित्र में दिख रहा होगा जो दिशा है यहाँ की। अब मैं इसकी बात करूं तो 5 जून को ये पहुंचेगा कन्नड़ तट पर, मंगलोर के। 10 जून को कोंकण तट पर, यानी कि जो भाग वेपर वो ऊपर पहुंचता जा रहा है। 15 जून को ये पहुंचेगा नासिक, त्र्यंबक की पहाड़ी के पास। पता है आपको कि 21 जून को तो लोकेशन आपको पता है मानसून की कहां पहुंचने वाली है। जब मानसून जाता है पूरे भारत में बरसात करता है। हमने उदाहरण दिया था कि प्लेट से टकराएगा तो बूंदे बनेगी और टकराएगी।
यहाँ प्लेट का काम पर्वतीय चोटियां करती हैं। जब मानसून दक्षिण पश्चिम से आता है तो भारत के पश्चिम एरिया में पश्चिमी घाट की ऊंची ऊंची चोटियां हैं। बशर्ते भारत के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी भी पश्चिमी घाट में है, यहाँ पर एनाईमुडी। इन ऊंची चोटियों से मानसून टकराता है और झमाझम बरसात करता है। गौरतलब है कि भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल बरसात का यही है, पश्चिमी घाट। सवाल पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में। भाई जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बरसात होगी वहां पर नए नए पेड़ पौधे उगेंगे। आपने देखा होगा बरसात के बाद की हरियाली को। सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं, जीव जंतु भी, कीड़े मकोड़े, सांप, रंगीन तितलियां, मतलब जैव विविधता का मतलब क्या है? वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्रीज होते हैं, तरह तरह के जानवर वहां पर जनरेट होते हैं, केचुआ। और ऐसे क्षेत्र को जहां पर इतनी वैरायटीज मिल रहे हैं, जैव विविधता कहलाती है। और भारत में सबसे ज्यादा ये पश्चिमी घाट में है। क्यों है? हमने बताया, धनाधन बरसात होती है और उसके बाद मानसून इस तरह से एक दिशा ले लेता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से एक ऐसा राज्य है जहां पर बरसात नहीं होती, कई बार परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण भी है, और कोई नहीं, वो तमिलनाडु है। तमिलनाडु वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होते हैं? ऐसे क्षेत्र जो अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बरसात जनरेट नहीं कर पाते। लिखा है ऐसे क्षेत्र जहां भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बरसात नहीं हो पाती। अब ऐसा कैसे संभव है? देखिए, एक पहाड़ी है, पहाड़ी में इस दिशा से बरसात पड़ रही है, लगातार पड़ रही है, मगर ये बरसात इस रीजन में तो पड़ेगी, चोटी की ढाल पर, मगर इस तरफ पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसका भौगोलिक स्वरूप देखिए आप, बरसात ऐसे निकल गया। बरसात तो है आसपास में, मगर भौगोलिक स्वरूप इस तरह का बन गया। आप दक्षिण पश्चिम मानसून की रफ्तार को देखिए, एक जून से ऐसे गया, ऐसे निकल गया, ऐसे गया, ऐसे निकल गया। तमिलनाडु बिल्कुल पूर्वी तट पर है यहाँ, तो ये भौगोलिक परिस्थिति के कारण कट गया। इस दिशा से देखिए आप, ये कट गया, ऊपर से निकल गया मानसून। तो तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जो दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्रभावित नहीं होता। ये अलग बात है कि तमिलनाडु ही एकमात्र ऐसा राज्य है कि जो उत्तर पूर्वी मानसून से प्रभावित होता है, उसकी भी चर्चा करेंगे। अब ये ऊपर को जब जाता है मानसून, लगभग 22 जुलाई तक पूरे भारत में विस्तृत रूप से फैल जाता है। कई जगह पर बाढ़ आती है, कई जगह पर बरसात होती है। इसके बाद हम बहुत सारी ऐसी फसल बोते हैं जिनको पानी की रिक्वायरमेंट होती है। अरावली राजस्थान का क्षेत्र, यहाँ पर मानसून का प्रभाव कम पड़ता है, बहुत कम। क्यों? अरावली वो पर्वतमाला है जिसका विस्तार बहुत पहले से हो रखा है, उसकी चर्चा नहीं कर रहे। लेकिन मानसून जब यहाँ से ऊपर को चढ़ता है तो इसके पैरेलल टकराकर साइड से निकल जाता है, इसके समानांतर। पूरा राजस्थान रेगिस्तानी नहीं है, मैं आपको बता दूं, जयपुर के आसपास का क्षेत्र रेगिस्तानी नहीं है। ये जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, ये क्षेत्र रेगिस्तानी है जहां रेत ही रेत है। अरावली एक बॉर्डर तय करता है, पीछे रेत का क्यों कर रहा है बॉर्डर? भाई उसके समानांतर होने की वजह से उसके पश्चिम दिशा में बरसात नहीं हो रही है। अगर बरसात हो जाती तो रेगिस्तान ही नहीं बनता। हमने पुरानी वीडियोस अगर आप इस चैनल में देखेंगे पीछे जाके तो आपको नजर आएगा। ज्यादातर रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर है, क्योंकि वहां पर ठंडी जलधाराएं बहती हैं। वो महाद्वीप जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का हिस्सा है। भारत के संदर्भ में मानसून का समानांतर चले जाना ही इस राजस्थान का निर्माण है, इसी वजह से रेगिस्तान का निर्माण हुआ है। अगर बरसात पड़ जाती तो मिट्टी गीली हो जाती तो रेत बनता ही नहीं। अति गर्मी पड़ती है तो रेत सूखता है और वहां पर बरसात ना होने की वजह से वो महीन हो जाता है। इस वजह से इसका जन्म हुआ। उत्तर भारत में भी देखेंगे तो शिवालिक रेंज पर टकराए गए पश्चिमी घाट के बाद, और शिवालिक रेंज पर ही हमने जब उत्तराखंड के वीडियोस बनाए थे तो बताया था उत्तराखंड में भी सबसे ज्यादा बरसात शिवालिक की पहाड़ियों पर होती है। अच्छा, अब मैं इस पर गौर करता हूं कि दक्षिण पश्चिमी मानसून की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि इसने बहुत कुछ कवर किया है। भारत ही नहीं, विश्व में सबसे ज्यादा बरसात जिस क्षेत्र में होती है वो भारत में ही है, मासिनराम। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम है, और ये बरसात भी दक्षिण पश्चिम की मानसून की वजह से ही है रीजन। इस तरह आपने देखा पश्चिमी घाट ने कुछ हद तक पानी के स्तर को कम किया क्योंकि ज्यादातर बरसात पश्चिमी घाट में हुई। इधर आप देखेंगे तो पूर्वी घाट में उतनी ऊंची चोटियां नहीं है। विशेष तौर पर जब आप बांग्लादेश की तरफ जाएंगे तो यहाँ दक्षिण पश्चिमी मानसून से जब मानसून या बादल बांग्लादेश से गुजरते हैं तो बांग्लादेश में एक भी चोटी नहीं है। पूरा बांग्लादेश गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान से निर्मित है। ऐसे में जब चोटियां यहाँ पर नहीं है तो सारा बादल और मानसून बांग्लादेश के ठीक उत्तर में स्थित मेघालय में चला जाता है। और मेघालय नाम से समझ गया, मेघ प्लस अलय। मेघालय में है 3 ऊंची ऊंची चोटियां, गारो, खासी और जयंतिया। ये वहां की जनजातियों के भी नाम है, उन पर भी चर्चा बाद में होगी। तो गारो, खासी और जयंतिया, ऐसे ही अरुणाचल में भी है। अब दफला मेरी पहाड़ियों के नाम पर जनजातियां हैं। अब ये चर्चा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जानकारी के लिए आपको बता रहे हैं।
तो गारो, खांसी और जयंतिया बच जाकर ये सारा मानसून धमक पड़ता है। और चोटियां नुकीली है, अच्छी खासी हाइट है, 2000 मीटर तक की ये चोटियां हैं। और उसके बाद इनकी घाटियों पर होती है झमझमाझम बरसात। वहीं पर है एक चेरापूंजी मासिनराम। इससे पहले आपने चेरापूंजी का भी खूब नाम सुना होगा अत्यधिक वर्षा के लिए। दोनों मेघालय में है। फिलहाल करंट में भारत में और दुनिया में सबसे ज्यादा बरसात वाला क्षेत्र है मासिनराम। जैव विविधता की अगर बात करेंगे, बहुत जैव विविधता इधर भी, मगर उतना विस्तृत क्षेत्र नहीं है जितना ये है पश्चिमी घाट का, इसलिए उत्तर यही रहता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो इसमें हमने आपको बताया कि ये भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, 85% वर्षा इसी से होती है। इस 15% की चर्चा भी करेंगे हम। सबसे पहले मानसून 1 जून को आता है। ये परीक्षा के लिए उपयोगी क्वेश्चन थे जो हमने आपको बताया। वो सारी चीजें समझाने की जरूरी थी। एकमात्र वंचित राज्य इससे है तमिलनाडु, और वृष्टि छाया क्षेत्र की हमने चर्चा की। मैं वीडियोस भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता कि मैं इसी में और जानकारी दूं। आप जितना पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए, बहुत काफी है आपके लिए। परीक्षा में आने वाले सवाल हम इसमें कवर भी कर रहे हैं, और आप मेंस में भी पहुंच जाते हैं तो वहां भी लिखने के लिए मसौदा आपका तैयार होगा, तो बेहतर होगा आप इनको ठीक से पढ़िए। अगली वीडियो में हम जरूर चर्चा करेंगे इसके बाद उत्तर पूर्वी मानसून और पश्चिमी विक्षोभ की। पर उससे पहले आप ये जरूर बताइए कि क्या आपको ये दक्षिण पश्चिमी मानसून समझ में आया, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसके अतिरिक्त यदि कोई सवाल आपके मन में आ रहा है इससे संबंधित, तो निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स आपके लिए है। आप लिखिए तो सही, करिए तो सही। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पर ध्यान देंगे। फिलहाल आपको बस ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। धन्यवाद।